हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो 2022 में जून में एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसका आंसर क्या हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने अटैच किया है जिसमें 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अटैच किया है। उसको चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन उससे मैच कर रहे हैं और उसके जैसे ही क्वेश्चन रह रहे हैं, तो अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे एग्जाम में, आप इजिली अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और एक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया है, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मेरा लेक्चर है वो उसी प्लेलिस्ट में अटैच है। एक बार देख लीजिएगा तो आप 15 प्लस या 15 अप्रॉक्स 15 या 15 प्लस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इस बार 2022 में जो जून में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है, अ ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग। ड्राफ्टर जो होता है वो ड्राइंग में हेल्प करता है, क्या क्या हेल्प कर सकता है, उससे क्या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये तो सही है, ये करेक्ट बोल रहा है। उसके बाद बी बोल रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए हम लोग ड्राफ्टर का यूज़ नहीं करते हैं। आप लोग ड्राफ्टर यूज़ किए होंगे तो देखे होंगे। स्मूथ कर्व, कर्व भी हम लोग उससे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी से गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पर ड्राफ्टर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड है, उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पेंसिल। इसमें से कौन सा है जो हार्डेस्ट पेंसिल है। तो आपको ऑलरेडी मैंने क्लास में भी बताया है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैंने पीडीएफ दिया है या फिर जो लेक्चर बताया उसमें भी बताया है। हार्डेस्ट पेंसिल जो होता है उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे एच में हम लोग नंबर बढ़ाते चले जाते हैं वहाँ पर बढ़ता चला जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हार्डेस्ट क्या होता है। एच है, 2H है। जैसे जैसे यहाँ पर नंबरिंग बढ़ता चला जाएगा वो हार्डेस्ट की तरफ होता चला जाता है, और जैसे जैसे बी की तरफ नंबर बढ़ता चला जाता है वो सॉफ्टेस्ट होता चला जाता है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, एच बी जो है वो हार्डेस्ट तो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा हार्ड यहाँ पर क्या होगा, एच जो होगा वो हार्डेस्ट पेंसिल होता है। बी जो हो गया यहाँ पर सॉफ्ट हो गया, और एच बी जो हो गया वो दोनों का मिक्सचर है, तो ये बीच का हो गया यहाँ पर मीडियम। तो सबसे हार्डेस्ट पूछा है, सबसे हार्ड कौन सा है, तो एच जो होगा वो हार्डेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। पैरेलल लाइन जो होता है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसके हेल्प से, तो मिनी ड्राफ्टर के हेल्प से तो कर ही सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद टी स्क्वायर के हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का पेयर अगर हम लोग कर दें, दो सेट सेट स्क्वायर का यूज़ कर ले, तो वहाँ पर उसके हेल्प से भी हम लोग पैरेलल लाइंस यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी क्वेश्चन आप लोग इजिली सॉल्व कर चुके होंगे अगर आपने एग्जाम दिया होगा अगर तो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। शुड अपियर ऑन द टॉप पोजीशन आफ्टर फोल्डिंग द ड्राइंग शीट। जब ड्राइंग शीट को हम लोग फोल्ड करते हैं तो टॉप पोजीशन पे क्या होता है, क्या पहुंच जाता है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जब हम लोग फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर जो टाइटल ब्लॉक होता है उसको हम लोग इस तरीके से फोल्ड करते हैं। वहाँ पर फोल्ड करके, जैसे आपको पता होगा, ड्राइंग शीट को हम लोग फोल्ड करके लास्ट में छोटा सा हम लोग बना लेते हैं। इतना बड़ा अगर ड्राइंग शीट है तो लास्ट में छोटा सा इतना फोल्ड करके बचता है वो। तो टॉप पोजीशन पे यहाँ पर आपको टाइटल ब्लॉक पहुंच जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी हम लोग ड्राइंग शीट को फोल्ड करेंगे तो आफ्टर फोल्डिंग द ड्राइंग शीट के टॉप पोजीशन पर ये टाइटल ब्लॉक पहुंच जाता है। ये कहने का मतलब उसका ये था कि अपियर होता है टॉप पोजीशन पे। क्या होगा, रिवीजन टेबल ये नहीं होता है, आइटम रेफरेंस ये भी नहीं होता है। टाइटल ब्लॉक जो होता है आप ऑप्शन से भी देखकर समझ सकते हैं कि टाइटल ब्लॉक जो होता है यहाँ पर होता है। जब इसको हम लोग फोल्ड करके ऐसे यहाँ करते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, तो वो हमारा टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइड व्यू हम लोग देखते हैं तो वो कौन से प्लेन में दिखता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने इसके बारे में पढ़ा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा होगा लेक्चर, तो उसमें भी देखा होगा। तो जब भी साइड व्यू के बारे में आता है, साइड व्यू हम लोग हमेशा प्रोफाइल प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू हम लोग वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, और साइड व्यू जो होता है वो प्रोफाइल प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल प्लेन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन इन अ थ्री व्यूज ड्राइंग विल अपियर। जो इंक्लाइंड प्लेन होता है, जब हम लोग थ्री व्यू ड्राइंग करेंगे तो कहाँ पर अपियर होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। जब इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन को अगर हम लोग थ्री व्यू ड्राइंग में देखेंगे तो कहाँ पर वो अपियर होगा या कैसा अपियर होगा, कहने का मतलब वो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन लाइन एंड टू सरफेस। होता क्या है, जब भी इनको इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए कि ये कोई प्लेन इंक्लाइंड है ऐसे करके,
तो किसी एक प्लेन पे, किसी एक व्यू में हम लोग जब देखेंगे उसको, तो एक व्यू में हम लोग को वो लाइन के फॉर्म में दिखेगा, और अदर टू व्यू में हम लोग देखेंगे तो वो प्लेन के फॉर्म में दिखेगा। आप कोई कॉपी को अपने सामने इंक्लाइन करके रख लो, तो फ्रंट से आप देखोगे एक बार, तो किसी एक भी व्यू में वो एक उसका एक साइड का कॉर्नर दिखेगा, मतलब वो लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। और अदर जब टू व्यू में, मतलब टॉप से देखोगे या साइड से देखोगे, किसी भी टू व्यू में वो सरफेस के फॉर्म में दिखने वाला है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, जब भी इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग थ्री व्यू में देखते हैं तो किसी एक व्यू में वो लाइन के फॉर्म में दिखता है, और अदर टू व्यू में वो सरफेस के फॉर्म में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक व्यू द हाइट डायमेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट जो होता है हम लोग किस व्यू में सीन करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग हाइट के बारे में बात करते हैं, तो हाइट हम लोग कहाँ पर दिखता है, एक तो हम लोग फ्रंट व्यू से देख लेते हैं, और एक हम लोग साइड व्यू से देख लेते हैं। टॉप में तो हमें हाइट दिखेगा नहीं। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा है ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हम लोग हाइट देख सकते हैं, और साइड व्यू में हाइट देख सकते हैं। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है किस व्यू में हम लोग को ऑब्जेक्ट का हाइट दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्शन वन क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, बोल रहा है कि कौन सा इसमें सेक्शन का टाइप है। सेक्शन करने का भी तरीका होता है, सेक्शन करने का भी तरीका होता है। ये थर्ड सेमेस्टर से मैकेनिकल में पढ़ना था पहले, कि ऑब्जेक्ट का हम लोग सेक्शन करते हैं। तो सेक्शन करने का टाइप इसमें से कौन सा है जिसमें हम लोग वन क्वार्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं। तो वन क्वार्टर ऑब्जेक्ट मतलब अगर टॉप व्यू हम देखें, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का टॉप व्यू देख रहे हैं, कोई सिलेंडर है उसका हम लोग अगर टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में हम लोग सिर्फ अगर उसका सेक्शन कर रहे हैं, तो वन क्वार्टर मतलब सिर्फ इतना हम लोग कट कर रहे हैं, इतना कट कर रहे हैं। तो फ्रंट में हमें वो कैसा दिखता है, उसको फ्रंट में हम लोग क्या दिखेगा, उस सिलेंडर का हाफ पोर्शन हम लोग को सेक्शन होते हुए दिख जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कौन सा टाइप में हम लोग को वन क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, हम लोग वन क्वार्टर रिमूव करते हैं। तो हाफ सेक्शन वाले में हम लोग हाफ सेक्शन वाले में हम लोग वन क्वार्टर रिमूव करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को हाफ सेक्शन करना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब हाफ पोर्शन हमें देखना होता है कट करके। वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का हम लोग सिर्फ वन क्वार्टर पोर्शन को रिमूव करते हैं, जिससे कि हम लोगों को हाफ सेक्शन दिख जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लाइन कंपोज्ड ऑफ क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड शॉर्ट डैश्ड इन एंड ड्राइंग रिप्रेजेंट, कोई भी लाइन जब हम लोग यूज़ करते हैं, वो बोल रहा है क्लोजली है और इक्वली इवनली स्पेस्ड भी है, तो उस लाइन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी मैं लेक्चर में भी बताया हुआ हूँ, लेक्चर जो अपलोडेड है वहाँ बताया हुआ हूँ। हिडन एजेस का यूज़ हम लोग, जब भी हिडन एजेस को हम लोग को शो करना होता है, तब भी हम लोग डैश डैश लाइन यूज़ करते हैं। इक्वली स्पेस्ड भी रहता है, इवनली स्पेस्ड भी रहता है, और क्लोजली भी रहता है। तो हिडन एजेस को यूज़ करते हैं। ऐसे भी आपको पता है विजिबल एज के लिए हम लोग क्या करते हैं, डार्क कंटिन्यूअस लाइन यूज़ करते हैं। हैचिंग के लिए लाइट कंटिन्यूअस लाइन यूज़ करते हैं। तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, तो हिडन एज के लिए भी हम लोग यहाँ पर डैश लाइन यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर था। काफ़ी क्वेश्चन आपके मेरे जो लेक्चर अपलोड किए हुए उसी से हैं, इसलिए जो भी लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया उसको एटलीस्ट कम से कम ज़रूर वहाँ पर आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द टू रिकमेंडेड सिस्टम्स ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशन आर, ये भी मैंने लेक्चर में मैंने बताया है कि कितने टाइप का डायमेंशन का तरीका होता है। जो लेक्चर मैंने देखे होंगे उन्होंने ये एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर मारा होगा। टू रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशन, डायमेंशन करने का जो तरीका है उसमें जो तरीका जो मैंने बताया है, या जो दो तरीका होता है वो क्या क्या है। तो मैंने बताया था यूनि डायरेक्शन तरीका होता है, यूनि डायरेक्शन, और अलाइन डायरेक्शन या अलाइन सिस्टम होता है। तो आप लोग को कमेंट में कमेंट करना है कि यूनिट डायरेक्शन में कैसे करते हैं और अलाइंड सिस्टम में हम लोग कैसे वहाँ पर करते हैं। राइट आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। अगर आप लोग लेक्चर पढ़े होंगे तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनिट डायरेक्शन और अलाइंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। BIS रिकमेंड्स द डायमेंशन वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ एन आर्क शुड बी प्रोसीडेड बाई, बोल रहा है कि जो आर्क का डायमेंशन वैल्यू हम लोग करते हैं या डायमेंशन देते हैं, वो जो BIS रिकमेंड किया है उसका क्या तरीका है, वो कौन से लेटर से प्रोसीड करता है, या कौन सा लेटर हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग में आर्क का। तो आप लोग को पता होगा जब भी आर्क का यार हम लोग कोई सर्कल का रेडियस लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, R5, अगर 5 रेडियस है तो R5, R10 ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आर हो जाएगा। आर मतलब वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द यूनिट ऑफ RF इज, RF आप लोग को पता होगा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। तो RF का यूनिट क्या होता है, तो आप लोग को पता है। जब मैं स्केल बताया था, जब हम लोग वहाँ पर RF कैलकुलेट करते थे, तो आपको ध्यान में होगा RF कैलकुलेट तो करते थे, मान लीजिए 1/50 आ रहा है, तो उसका कोई यूनिट नहीं रहता था, यूनिट लेस होता था, वहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं रहता था। तो वो यूनिट लेस है, यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होता है।
तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, कोई भी यूनिट उसका नहीं होता, आरएफ का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स द एप्रोप्रिएट स्केल इज। तो ये भी क्वेश्चन मैंने स्केल में पढ़ाया है। जब हम लोग को 3 यूनिट्स का मेजरमेंट करना है या मेजरमेंट में 3 यूनिट्स का यूज़ करना है तो उस केस में हम लोग डायगोनल स्केल का यूज़ करते हैं। तो डायगोनल स्केल के हेल्प से हम लोग 3 यूनिट्स जब भी दिया रहेगा तो उसका इजीली हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये अपने पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम था, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है। अगर जब भी हम लोग को 2 डायमेंशन का यूज़ करना है तो उस केस में हम लोग प्लेन स्केल का यूज़ कर लेते हैं। जब भी 2 डायमेंशन बोलेगा तो प्लेन स्केल, 3 डायमेंशन बोलेगा तो डायगोनल स्केल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल दैट आइसोमेट्रिक लाइंस मेक विथ इच अदर इज। आइसोमेट्रिक लाइन जो आपस में बनाता है, तो आइसोमेट्रिक लाइन का कहने का मतलब है यहाँ पर एक्सिस से बात कर रहा है। जो एक्सिस है वहाँ पर एक्सेस होते हैं, उनके बीच में क्या एंगल होता है। तो एंगल आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। जो भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर्स देखे होंगे वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के 15 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। ऑब्जेक्टिव के 15 क्वेश्चन, आपका 15 क्वेश्चन राइट आंसर आप इजीली बना पाए होंगे वहाँ पर। उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, बट मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 15 क्वेश्चन ज़रूर बना लिए होंगे। तो 120 डिग्री आपका हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन आइसोमेट्रिक प्लेन अ सर्कल अपीयर्स एज। आइसोमेट्रिक प्लेन पर सर्कल जो होता है वो कैसा अपीयर होता है। ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने करवाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी है। तो जब भी आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग प्लेन का कोई सर्कल का करते हैं तो वो हम लोग को आइसोमेट्रिक प्लेन या फिर आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो हम लोग को क्या इलिप्स के फॉर्म में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कोऑर्डिनेट फॉर द करेंट पोजीशन ऑफ अ क्रॉस हेयर ऑफ अ कर्सर इज सीन इन। क्रॉस हेयर आपको बताया था, ये ऑटोकैड का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। क्रॉस हेयर क्या होता है, जो ऑटोकैड में हम लोग कर्सर दिखता है इस टाइप से, वो हमारा क्रॉस हेयर उसको बोलते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेट ये मतलब बीच वाला कहाँ पर है, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को नीचे में एक स्टेटस बार होता है, डिस्प्ले में आपको दिखेगा स्क्रीन पर, यहाँ पर स्टेटस बार होता है। उसका कोऑर्डिनेट जैसे जैसे आप कर्सर मूव कीजिएगा वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखता है। तो स्टेटस बार में इसका कोऑर्डिनेट लिखता है। वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो क्रॉस हेयर होता है उसका करंट पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब एक्स में कहाँ पर है वो, वाई में कहाँ पर है, उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो स्टेटस बार में शो करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑटोकैड। ऑटोकैड में जो पेन होता है, पेन एक टूल होता है, पेन टूल हेल्प्स टू। पेन टूल का क्या यूज़ हम लोग करते हैं, तो पेन टूल का यूज़ हम लोग करते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ कर लिए। मान लीजिए ये हमारा डिस्प्ले है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ कर लिए और इसी यूनिट में, इसी स्केल में हम लोग को ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसे। तो पेन हम लोग सेलेक्ट करके उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। उसका साइज छोटा बड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ वहाँ से वहाँ मूव हो जाएगा। अगर सेम स्केल में हम लोग को ड्राइंग को मूव करना है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर पेन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द शैम्फर टूल कैन बी यूज टू मेक। जो शैम्फर हम लोग यूज़ करते हैं वो कहाँ पर हम लोग, जो शैम्फर यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब यूज़ है, जो शैम्फर यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं, तो क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी हम लोग को कॉर्नर होता है, कॉर्नर को अगर हम लोग को कुछ एंगल पे कट करना होता है, कुछ एंगल वहाँ पर प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग शैम्फर दे देते हैं। मतलब ऐसे हो जाएगा, वो इस टाइप से करके हो जाएगा। वहाँ पर शार्प कॉर्नर नहीं होगा, शार्प कॉर्नर को हटा दिया जाता है और वहाँ पर कुछ एंगल्ड सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एंगल कॉर्नर प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग इज यूज्ड टू क्विकली प्रेजेंट एन आइडिया इन ए ग्राफिकल फॉर्म। अब जो फ्री हैंड ड्राइंग है इज यूज करते हैं प्रेजेंट एन आइडिया इन ए ग्राफिकल फॉर्म, फिर उसके बाद डैश डैश है, वहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन सूट कर सकता है यहाँ पर। टू नॉन टेक्निकल पीपल, नॉन टेक्निकल पीपल के लिए हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं कि उनको दिखाते हैं कि हमारा हमारा जो आइडिया है या हम जो बनाने वाले हैं वो ऐसा ऐसा रफली दिखने वाला है। तो ये ऑप्शन आई थिंक सही बोल रहा है। बाकी ऑप्शन फिलहाल देख लेते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम एंड ऑल्सो कस्टमर। ये भी सही बोल रहा है कि आपस में जो टीम है वहाँ पर वो कम्युनिकेट कर देना, जो मतलब मैं सोच रहा हूँ जो बनाने के लिए उसका फ्री हैंड या रफ स्केच ये है, ऐसा ऐसा वो दिखेगा। विदाउट स्केल से मैंने बनाया, मतलब फास्ट वहाँ पर जो भी करेक्शन होगा वो दिखाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही बोल रहा है। इज सच अ ड्राइंग विच इज़ ड्राइंग विदाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ये फ्री हैंड से करते हैं, फ्रीली करते हैं। तो जो फ्री हैंड का मैंने जो लेक्चर बताया था, स्टार्टिंग लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने उसका थ्योरी में बताया था कि ऐसा ऐसा वहाँ पर होता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा फ्री हैंड क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर
ऑल जो भी क्वेश्चन है, ऑल जो ऑप्शन है वो राइट है, ये भी सही बोल रहा है। नॉन टेक्निकल पीपल को समझाने के लिए काफ़ी आसान है, इजीली है, वो इजीली समझ सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी सही बोल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ ईजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन द ऑर्थोग्राफिक व्यू elevation plan side view by freehand sketching method of an object shown in isometric projection। बोल रहा है कि ये इजी है बनाना, टू ड्रॉ ऑन, कौन सा इसमें पेपर है जिसमें हम लोग को बनाना इजी है, ऑर्थोग्राफिक व्यू, एलिवेशन हो गया, प्लान हो गया, साइड व्यू हो गया, ये सब बनाना काफ़ी आसान है। बाई फ्री हैंड स्केचिंग मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट शो किया गया है, उसका प्लान बनाना, एलिवेशन बनाना, साइड व्यू बनाना, ये ईजी है कौन से पेपर पे। तो प्लेन पेपर पर तो ईजी नहीं है, वहाँ पर हम लोग को वहाँ पर मेजरमेंट का ज़रूरत होता है। बट अगर हम लोग ग्रिड पेपर यूज़ करें, ग्रिड पेपर अगर हम लोग यूज़ करें तो वहाँ पर हम लोग ईजिली उसको बना सकते हैं, काफ़ी आसान होता है वो हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रिड पेपर पे मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया है, अगर आप लोगों को लेक्चर का रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ग्रिड पेपर पे भी लेक्चर चाहिए। ऐसे मैंने क्लास में बताया था, जब मैं क्लास में बता रहा था, तो ग्रिड पेपर आइसोमेट्रिक व्यू का या सिमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं या फिर हम लोग नॉर्मल जब कर रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों का मैंने ग्रिड पेपर बताकर एग्जांपल आपको बताया था, कैसे बनता है वो भी बताया था। तो अगर आपको लेक्चर चाहिए होगा तो उसके लिए आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ये था हमारा 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो भी मैंने बताया है लेक्चर में उसी से रिलेटेड पूछा गया है। तो आई थिंक अगर आप लोग सही से लेक्चर पढ़ कर गए होंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होता है, 80% अगर आप ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब अगर 28 नंबर में आप 15-16 नंबर ले आ रहे हैं तो आपको सिर्फ उधर 12 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। अगर कोई पास के होने की सोचता है या फिर स्कोर करने की सोचता है तो 16 नंबर 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में ले आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए, आपके करियर के लिए। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है, वो पूछना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी अवेलेबल है, उसका लिंक आप चाहें तो वहाँ पर जाकर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अगर इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और चैनल को पर्सनली कुछ हेल्प करना चाहते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, आप चाहते हैं कि कुछ मैं फाइनेंशियली इस चैनल को हेल्प करूं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है paycon.in का, उसको चाहें तो आप क्लिक करके वहां से कुछ भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और जो भी मैं न्यू लेक्चर दूं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।